हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशीर्वाद सैनी और मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स का कोर्स लेकर आया हूँ जो कि हम कम से कम टाइम में कवर करने वाले हैं। विद इन 10 आवर्स के अंदर हम इसे कवर करेंगे और एनसीईआरटी रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम इसे कवर करेंगे। आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी कवर करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के डेरिवेशंस भी, और प्रीवियस ईयर्स के हो सकता है न्यूमेरिकल भी हम क्या करें इसमें कवर करें। और एनसीईआरटी के आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल करने पड़ेंगे और मेरे 2 से 3 बार आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे और गारंटीड आपके 75 में से 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। हम इस पूरे कोर्स को फर्स्ट यूनिट से लेके 14 यूनिट तक हम सारे का सारा विद इन 10 आवर्स के अंदर इसे पूरा करने वाले हैं। और जिस बच्चे ने अब तक कोर्स नहीं पढ़ा है या डर लग रहा है किसी को फिजिक्स या जो जेई मेन वाले बच्चे हैं, वो भी इसे क्या कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सभी के सभी आपको नोट्स 1 to 14 यूनिट तक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। इट डजेंट मैटर आपने अब तक पढ़ाई की है या नहीं की है, या किसी को फिजिक्स से डर लग रहा था, अभी भी उसके पास क्या है, टाइम है, थोड़ा सा अवेलेबल टाइम है। इसमें भी आप अगर रीड कर सकते हैं, नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, तो गारंटीड 65 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लास्ट यूनिट में हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक पार्ट कवर किया है, आज हम उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हार्डली 30 मिनट्स के अंदर हम इस चैप्टर को कवर करेंगे और बहुत इजी आपका चैप्टर है ये। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड का ही थोड़ा थोड़ा पार्ट चलेगा। सबसे पहला टॉपिक वही आता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अ मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट के अराउंड में वो स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो आपका रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। जैसे कि हम बेसिकली पता है, नॉर्थ और नॉर्थ पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, टेस्ला होती है, या आप वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या न्यूटन एम्पेयर इनवर्स और मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, या आपका गॉस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जो 1 गॉस होता है वो किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्वल होता है। फिर आता है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, इट इज द पाथ अलोंग विच एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल विल टेंड टू मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। जैसे हमने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स में क्या पढ़ा था कि यूनिट पॉजिटिव अटैच चार्ज जिस पाथ के अराउंड मूव करता है उसे हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते थे। यहाँ पे क्या होता है, इट इज द पाथ अलोंग विच एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल विल टेंड टू मूव। आइसोलेटेड नॉर्थ पोल जिस पाथ के अराउंड मूव करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज कंटिन्यूअस लूप्स होती हैं, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेटिक, जो आउटसाइड द मैग्नेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से जनरेट होंगी, नॉर्थ से जनरेट होंगी और साउथ पे क्या होंगी, एंड होंगी। और इनसाइड द मैग्नेट आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। नेक्स्ट आता है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। और लास्ट आता है, द टेंजेंट ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जो भी मैग्नेट एक पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट को रिप्रेजेंट करोगे तो वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो करेगा, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा उस पॉइंट पे। नेक्स्ट आता है इसमें कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है कूलम्ब्स लॉ, सेम ऐसे ही आपका मैग्नेटिज्म में आता है। उसमें हम दो चार्जेस मान के चलते हैं, इसमें हम क्या मान के चलते हैं, दो स्ट्रेंथ मान के चलते हैं। साउथ और नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ मान लेते हैं, एम मान के चलते हैं। एक तो जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। स्ट्रेंथ को एक को हमने m1 मान लिया, एक को स्ट्रेंथ को m2 मान लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है साउथ और नॉर्थ पोल पे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद हमारा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर आ जाएगा। और प्रोपोर्शनलिटी साइन में क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, μ0/4π होती है, जिसमें μ0 क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 4π × 10⁻⁻7 होती है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास निकल जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी जो यूनिट आ जाएगी, या μ0 की जो यूनिट आती है वो क्या होती है, वेबर एम्पियर इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। और फोर्स की यूनिट तो आप सबको पता ही है, न्यूटन ही होती है। तो बेसिकली वहां पे फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या आता है, 1/4πε0 q1 q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पे आता है μ0/4π m1 m2 बाय r स्क्वायर।
फिर नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक डायपोल। ये सारे टॉपिक वहीं से रिलेट करेंगे जो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़े थे। मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें क्या होता है, आपका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और दोनों की स्ट्रेंथ होगी और कुछ सेपरेशन पे रखी रहेगी। सेपरेशन हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे? 12 मान के चल रहे हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? मैग्नेटिक लेंथ बोलेंगे। और टोटल मैग्नेट की जो लेंथ होती है उसे क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं। मतलब मैग्नेट की जो लेंथ होगी वो हमेशा ज्योमेट्रिक लेंथ से क्या होती है? कम होती है। फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? वहां पे हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या पढ़ा था? P इक्वल्स टू 2AQ पढ़ा था। मतलब कि चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दो टू चार्जेस। यहाँ पे क्या हो जाएगा? m क्या होगी यहाँ पे? स्मॉल m स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट होगी, और 2L क्या होगा? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो m इक्वल्स टू कैपिटल M इक्वल्स टू m इंटू 2L। कैपिटल M को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से डिनोट करा जाता है, और यूनिट आती है इसकी एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। इसमें क्या करना है, हमारे पास सपोज करते हैं एक लूप रखा हुआ है टेबल के ऊपर। मान लेते हैं एक टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है? लूप रखा हुआ है, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है? करंट फ्लो कर रही है। अब करंट फ्लो कर रही है तो यहाँ पे एक पॉइंट पे या एक इंस्टेंट पे हम क्या लेके चलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आ रही होगी? सपोज करते हैं अगर लूप ऐसे टर्न कर रहा होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में तो हमारा क्या हो जाएगा? थंब हो जाएगा। और मैग्नेटिक जो हमारी फिंगर है वो किस तरफ एनसर्कल कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रही है? एनसर्कल कर रही है। फिर दूसरे एंड पे लूप के क्या हो जाएगा? करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्या लाइंस आ जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएंगी, जो कि डायग्राम में शो किया गया है। अब इस पूरे एटम में लगेगा कैसे? कि ये ऐसे लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नीचे से शुरू हो रही है और ऊपर क्या हो रही है? खत्म हो रही है। नीचे से शुरू हो रही है और ऊपर खत्म हो रही है। और लूप के सेंटर तक आते आते जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है दोनों एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से सेंटर पे क्या बन जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड नीचे से शुरू हो रही है और ऊपर खत्म हो रही है, तो नीचे वाला जो पार्ट होगा, या ऊपर से शुरू हो रही है और नीचे खत्म हो रही है, तो ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या मान लिया है? नॉर्थ पोल मान लिया, और नीचे वाले पार्ट को हमने क्या मान लिया है? साउथ पोल। क्योंकि साउथ पोल नीचे वाले को इसलिए माना है, इनसाइड द कंडक्टर मान के चल रहा है। इनसाइड द कंडक्टर मैंने अभी बताया था कि जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, साउथ टू नॉर्थ होती है। तो नीचे वाले पोर्शन को हमने क्या माना? साउथ माना है, और ऊपर वाले पोर्शन को नॉर्थ माना। तो मतलब कि पूरा का पूरा जो ये करंट लूप है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है। और डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे इसका क्या निकल जाएगा? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप, करंट लूप। एक तो करंट पे डिपेंड करेगा और दूसरा एरिया ऑफ करंट लूप पे डिपेंड करेगा। दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो k कांस्टेंट टर्म जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो फॉर्मूला बन जाता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। एक दूसरा फॉर्मूला बन जाता है करंट की टर्म्स में, करंट इनटू एरिया, और यूनिट इसकी आ जाती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट करेंगे? m इक्वल्स टू IA, ए पे वेक्टर लग जाएगा और m पे वेक्टर साइन लग जाएगा, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में n हो जाता है तो n से हम क्या कर देंगे? इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, m इक्वल्स टू n इंटू IA। ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक भी सिमिलर हमने उसमें पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। वहां पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ अ बार मैग्नेट। सिमिलर वैसे ही टॉपिक है। हमने एक बार मैग्नेट मानी जिन पे पोल की स्ट्रेंथ क्या होगी? स्मॉल m और स्मॉल m होगी, और सेंटर O मान के चलते हैं तो लेंथ डिवाइड कर दी हमने L और L में। और P पॉइंट में एक्सियल लाइन पे हमें क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पूरे बार मैग्नेट की वजह से। O से P पॉइंट तक की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल r मान लेते हैं। अब जिस पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है वहां पे हम क्या मान के चलेंगे? आइसोलेटेड नॉर्थ पोल मान के चलेंगे। तो नॉर्थ नॉर्थ से क्या करेगा? रिपल करेगा, और साउथ नॉर्थ से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो नॉर्थ वाला जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, और P टू एक्स एक्सिस लगाएगा, और साउथ वाला जो लगा रहा होगा वो इन द डायरेक्शन क्या लगा रहा होगा? P टू S लगा रहा होगा। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू 1/4πε/Q/r²। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा μ0/4π, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू जो आ जाएगी m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे कितनी हो जाएगी? नॉर्थ पोल से अगर P पॉइंट तक की डिस्टेंस देखे तो कितनी आएगी? r माइनस ऑफ L आ जाएगी, और ये आ जाएगा μ0/4π m अपॉन r माइनस ऑफ L स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अलोंग PX हो जाएगी। सिमिलरली
बी एस से हम निकाल लेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और एस से पी तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, आर प्लस एल। सॉल्व करके हमारा ये आ जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग पी एस हो जाएगी। नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और अलोंग किस डायरेक्शन में होगी, पी एस वाली डायरेक्शन में होगी। और बी एस की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर अलोंग पी एस वाली डायरेक्शन में। दोनों आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन। लेकिन एडिशन किस तरह होगा, जो बी एन नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, और जो साउथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। तो हम क्या करेंगे, बी एन तो पॉजिटिव होगा और बी एस क्या होगा, नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड में लेके चल रहे हैं, वैल्यू पुट करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और एम तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कैंसिल आउट करेंगे टर्म्स को, और हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे, m इंटू टू को अलग करेंगे और 2r अलग हो जाएगा। m इंटू टू हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो जाएगा। तो इसे तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये 2r आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका एक्सियल पॉइंट पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2mr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, मतलब कि p से x की तरफ होगी। अगर हम बार मैग्नेट को शॉर्ट लेंथ में मान लें, तो शॉर्ट लेंथ में मानेंगे तो हमारा r ग्रेटर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। एल स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करेंगे और सोल्व करने के बाद हमारा एक्सियल पॉइंट पे कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने इक्वेटोरियल लाइन पे निकाले, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। इक्वेटोरियल के हमने एक बार मैग्नेट माने, साउथ और नॉर्थ माना, ओ सेंटर है इनका, लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ 2l, और ब्रेक करके l और l आ जाएगी। ओ से पी तक की जो डिस्टेंस मान के चल रहे हैं वो कितनी मान के चल रहे हैं, आर मान के चल रहे हैं। और थीटा एंगल थीटा कितना बनेगा, एंगल थीटा बन जाएगा यहाँ पे। साउथ से जो साउथ पोल है और पी तक की जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, साउथ वाला पी वाले पॉइंट पे जो नॉर्थ पोल होगा उसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो टुवर्ड्स पी एस डायरेक्शन में लग रही है। और नॉर्थ वाला पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो पी से एल के अलोंग करेगा, जो कि कितनी आ जाएगी आपकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल आ जाएगी। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर एंगल का क्या होता है, सम होता है। तो एक्सटीरियर एंगल जो हो जाएगा वो थीटा प्लस थीटा कितना होगा, ट्वाइस ऑफ थीटा। और हमें बी एन और बी एस का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, मान लेते हैं हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा इक्वेटोरियल के लिए, बी आ जाएगा। और थीटा की वजह से बी एन और बी एस के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे। तो बी एन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक तो बी एन साइन थीटा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और P से X वाली डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, बी एन कॉस थीटा। सिमिलरली बी एस के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक बी एस कॉस थीटा अलोंग पी एक्स डायरेक्शन में, और बी एस साइन थीटा वो P से डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। अब पहले सबसे पहले बी एन और बी एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बी एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली थी, पी एस और पी एन कैलकुलेट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। सॉल्व करके हमारी वैल्यूज बी एन की और बी एस की वैल्यू आ जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने ब्रेक करे थे, मैग्नीट्यूड दोनों वैल्यूज का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जो बी एन साइन थीटा वाला कंपोनेंट है और बी एस साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ये इक्वल और अपोजिट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बचेगी, पी पॉइंट पे कॉस थीटा कंपोनेंट्स की वजह। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, बी एन और बी एस की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस से, जो कि कितनी आएगी, एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगी। सॉल्व करने के बाद आपका इक्वेशन इक्वेटोरियल लाइन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और 2 एम इंटू एल को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो फॉर्मूला आ जाता है हमारा ये। अगर बार मैग्नेट की वैल्यू लेंथ क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तब यहाँ से क्या करेंगे, आर ग्रेटर ग्रेटर देन, मतलब कि एल को रिमूव कर देंगे, और हमारा जो फॉर्मूला बैठेगा वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं।
फिर हमारे टॉर्क वाले वो आते हैं, आपके टॉपिक्स आते हैं, जैसे टॉर्क निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे यहाँ पे निकालेंगे, फिर उसके लिए एनर्जी निकालेंगे। यहाँ पे सपोज करते हैं आपके पास बार मैग्नेट है जो कि आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपने प्लेस करी गई है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करोगे, एक कंपोनेंट आपका पोल क्या होगा, साउथ पोल होगा, एक पोल होगा नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल की वजह से जो फोर्स लग रही होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी, और साउथ पोल पे जो फोर्स लग रही होगी वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी। दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, दोनों फोर्सेस की वजह से क्या डेवलप होगा, यहाँ पे टॉर्क डेवलप होगा। मान के चलते हैं कि जो ये बार मैग्नेट है इसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। अब टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमने परपेंडिकुलर डाला, एक एन के परपेंडिकुलर डाले यहाँ से, और इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे तो एन के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 2l साइन थीटा, और एस के की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2l कॉस थीटा आ जाएगी। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हमारी कितनी आई थी एम बी, कोई भी एक मैग्नीट्यूड में फोर्स लेके चल सकते हैं, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है वो कितनी आती है 2l साइन थीटा। तो 2l साइन थीटा पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद m इंटू 2l को अलग करेंगे, b साइन थीटा, m इंटू 2l हमारा क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हो जाएगा, और हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ जाता है mb साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा m क्रॉस b, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में क्या आते pe साइन थीटा या p क्रॉस e आ रहे थे। सिमिलर टॉपिक्स हैं। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की और यूनिट है, एक तो यूनिट बताई थी एम्पियर मीटर स्क्वायर, और यूनिट निकाल सकते हैं यहाँ पे, m की वैल्यू निकालें, टॉर्क अपॉन क्या आ जाएगा b साइन थीटा, तो यूनिट यहां से आ जाएगी न्यूटन मीटर टेस्ला इनवर्स, या आप कह सकते हो जूल टेस्ला इनवर्स, या आप ये भी कह सकते हो जूल मीटर स्क्वायर वेबर इनवर्स। ये आपकी डायपोल मोमेंट की अदर यूनिट्स होती हैं, इन्हें आप याद कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि हमने अभी पीछे बार मैग्नेट को प्लेस किया गया था मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पे हमने टॉर्क निकाली थी। अब यहाँ पे कुछ एनर्जी भी स्टोर्ड होगी, जब वो टॉर्क की वजह से वो रोटेट कर रहा होगा बार मैग्नेट, तो वहां पे क्या आएगी एक एनर्जी भी स्टोर्ड होगी। पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे, वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमने क्या माना, एक बार मैग्नेट है, डायपोल मोमेंट उसका m है, बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई थी, अभी प्रूव किया था ऊपर, टॉर्क इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा। अब ये मान के चलते हैं दिस टॉर्क टेंड्स टू अलाइन द मैग्नेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इफ मैग्नेट इज रोटेटेड अगेंस्ट दिस टॉर्क। अगर मैग्नेट इस टॉर्क के अगेंस्ट मूव करना चाहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा। अब ये मान के चलते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आई होगी, मान ले डी थीटा डिस्प्लेसमेंट आई होगी, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क की वैल्यू अभी निकाली थी एम बी साइन थीटा डी थीटा। टोटल अगर हमें वर्क डन निकालना है तो हम एक एंगल थीटा वन मान लेते हैं, दूसरा एंगल हम क्या मान लें थीटा टू, कि जो मैग्नेट है उसने शुरुआत में इनिशियली एंगल कितना बनाया होगा थीटा वन, और फाइनली इसने एंगल कितना बनाया होगा थीटा टू। तो इंटीग्रेट कर देंगे थीटा वन टू थीटा टू, एम बी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा एम बी ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और हमारी टर्म आ जाएगी वर्क डन इतना। जो ये वर्क डन आई है यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में यहाँ पे क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, जिसे हम यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसमें एक केस ये मान के चलते हैं कि आपका इनिशियली जो बार मैग्नेट था वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या था, परपेंडिकुलर था, और बाद में इसने कुछ एंगल बनाया थीटा। तो इनिशियल जो थीटा वन एंगल था वो क्या हो गया 90 हो गया, और जो थीटा टू एंगल था वो क्या मान के चल रहे हैं हम थीटा। तो दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा आ जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट में हम इसे क्या लिख सकते हैं यू इक्वल्स टू एम डॉट बी लिख सकते हैं। ये आपकी एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है आपका, मैग्नेटिक इंटेंसिटी को डिनोट करते हैं एच से, और बी नोट आपका क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होते हैं फ्री स्पेस में, तो एच इक्वल्स टू बी नोट अपॉन म्यू नोट, और म्यू नोट आपका क्या होता है परमेबिलिटी होता है। इसकी यूनिट यहाँ से आ जाएगी एम्पियर मीटर इनवर्स, या न्यूटन मीटर माइनस टू टेस्ला इनवर्स, और या न्यूटन वेबर इनवर्स, ये आपकी यूनिट होती है इसकी। फिर नेक्स्ट आता है इसमें इंटेंसिटी ऑफ, ये सारे छोटे छोटे क्या होते हैं डेफिनेशंस होती हैं, इनके फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो आई इक्वल्स टू मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट अपॉन वॉल्यूम, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को हम क्या लिख सकते हैं एम इंटू 2l लिख सकते हैं,
और वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ हमारी यहाँ पे क्या होगी 2L ही होगी। सॉल्व करके आपका M/AB, यहाँ पे स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल, और A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट इसकी भी क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर इनवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, अगर किसी सब्सटेंस में आप करंट पास करा रहे हो तो करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये दोबारा सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी यहाँ पे, या मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, और उसे रखने के बाद ये जब मैग्नेटाइज्ड हुआ, उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होगी, इन दोनों का जो सम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जिसे कैपिटल बी से डिनोट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी हमारे पास, V0 थी, और मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई वो कितनी आई, म्यू0 आई। ये कौन सा फॉर्मूला था, एम्पियर सर्किट लॉ में हमने पढ़ा था। तो यहाँ से सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, V0 को हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले से म्यू0 इंटू एच लिख सकते हैं। म्यू0 हमारा कॉमन आ जाएगा और फॉर्मूला हमारा बन जाएगा B इक्वल्स टू म्यू0 H प्लस आई, और इसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। और इसकी यूनिट हो जाएंगी टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर इनवर्स, एम्पियर इनवर्स, जूल एम्पियर इनवर्स और मीटर -2। ये आपकी कुछ यूनिट्स आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हमने I से डिनोट किया था, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हमने S से। तो I/H के जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हमने अभी अभी एक रिलेशन पढ़ा था मैग्नेटिक इंडक्शन का, B इक्वल्स टू म्यू0 H प्लस आई, और इसमें से हम क्या कर देंगे, H को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा म्यू0 H 1 प्लस I/H। और I/H हमारा क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी होता है, उसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नोट कर देंगे, और H को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे B के नीचे, तो B कितना आ जाएगा, B/H। B/H क्या हो जाता है हमारा, म्यू। ठीक है, और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले से आया, जो अभी पहला फॉर्मूला ही पढ़ा था हमने, H इक्वल्स टू B0/म्यू0। हम म्यू0 को भी नीचे लेके चलेंगे, म्यू/म्यू0 हमारा क्या होता है, रिलेटिव परमियाबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेटिव परमियाबिलिटी क्या हो जाती है, 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मतलब रिलेटिव परमियाबिलिटी जी की वैल्यू जो होगी वो 1 से ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट इसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन होता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वो तीन स्टेज में क्लासिफाई हो जाते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जो फीबली मैग्नेटाइज होते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड अगर डायरेक्शन इधर है तो वो इस डायरेक्शन में क्या होंगे, फीबली का मतलब वीकली क्या होंगे, मैग्नेटाइज्ड होंगे। और ऐसे कुछ सब्सटेंस आता है, कॉपर, जिंक और गोल्ड आता है, लेड आता है, हीलियम आता है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो फीबली मैग्नेटाइज्ड होंगे लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में होंगे, तो वीकली मैग्नेटाइज लेकिन इस बार इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में होंगे। इसके कुछ एग्जांपल है, एल्यूमिनियम, सोडियम, एंटीमनी, कॉपर क्लोराइड, ऐसे लिक्विड ऑक्सीजन इसके एग्जांपल होते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये सबसे ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे निकल, कोबाल्ट, आपके पास ये होते हैं आयरन, ये इसके एग्जांपल है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली प्रॉपर्टी तो उनकी डेफिनेशन ही बन जाती है, डाई की जो होते हैं फीबली रिपेल्ड बाय मैग्नेट, मतलब कि फीबली मैग्नेटाइज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरा का क्या हो जाएगा, फीबली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मतलब फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और लास्ट वाला स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, फेरो के लिए। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है जो डाई की होती है, इट स्लोली सेट इटसेल्फ एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अगर कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे तो आपका अपने आप वो लाइन कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री पे ला जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड जा रही है तो ये अपने आप को 90 डिग्री पे क्या कर ले, अलाइन कर लेगा। ये डाई की प्रॉपर्टी होती है। पैरा की प्रॉपर्टी होती है, ये कैसे अलाइन करता है, इन द पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड करेगा ये, इट स्लोली सेट इटसेल्फ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फेरो में क्या करता है, इट क्विकली अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, ये भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में ही क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट इनकी वैल्यूज आती हैं या प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है डाया की, वो हमेशा क्या होती है, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू में आती है, जबकि पैरा की क्या होती है, एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, और फेरो की क्या होती है, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू।
अगर आई की वैल्यू पे कौन डिपेंड करता है? ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आई अपॉन एच। अगर आई की वैल्यू स्मॉल नेगेटिव है तो ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगी? स्मॉल नेगेटिव। आई की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव है तो ससेप्टिबिलिटी स्मॉल पॉजिटिव होगी, और आई की वैल्यू अगर मोर पॉजिटिव है तो ससेप्टिबिलिटी भी मोर पॉजिटिव होगा। ये इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। फिर ससेप्टिबिलिटी पे कौन डिपेंड करता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी डिपेंड करता है, जो कि फॉर्मूला आता है म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो आपकी जो म्यू आर की वैल्यू होगी डाया के लिए वो हमेशा लेस देन 1 हो जाएगी, और पैरा के लिए क्या होगी? थोड़ी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, और फेरो के लिए तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 1 से बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएगी। जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करते, केवल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ही क्यूरी लॉ को ओबे करता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे सारे के सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल अलाइन हो जाते हैं एक टेम्परेचर पे आने के बाद, उसे बोला जाता है क्यूरी टेम्परेचर। नेक्स्ट, इसमें जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं ये भी क्यूरी लॉ को क्या नहीं करते? फॉलो नहीं करते। लास्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिकम स्लाइटली डेंस इन अ डायमैग्नेट। जो डायमैग्नेटिक मटेरियल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है वो कम डेंस बनती है। पैरा में थोड़ी ज्यादा डेंस हो जाती है और फेरो में सबसे ज्यादा डेंस होती है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन फेरो में सबसे ज्यादा क्लोज होती है, इसी वजह से उसकी मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी भी ज्यादा हो जाती है। ये आपकी प्रॉपर्टीज या क्लासिफिकेशन आपके खत्म हो जाते हैं और आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दिस इज आशीर्वाद सैनी साइनिंग ऑफ।